हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। मैं शिखा जोशी एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचरवेल पाठशाला पर। आज हम करने वाले हैं सेट 12 के साथ हम बहुत सारे अलग क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज मैं कुछ गिने चुने टॉपिक्स को लेके आई हूँ। मोस्टली आज सारे टॉपिक्स ना ला करके मैं कुछ स्पेशल टॉपिक्स को लेके आई हूँ जिनके क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम हमारे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा पैटर्न सीरीज। आपको देखने को मिल रही है एक पैटर्न सीरीज जिसमें आपको एक पत्तियों से रिलेटेड एक ड्राइंग देखने को मिली और क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि इन सब में से क्या आएगा। तो हम क्या इस ड्राइंग को एक बार कंप्लीट कर ले अपने अकॉर्डिंग। देखो क्या है हमारे पास, सब जगह एक मिड से एक लाइन क्या कर रही है, इनको कट कर रही है। फिर यहाँ पे आप एक यहाँ पे पूरा इस तरह से बना हुआ है और एक इसको हाफ कट करते हुए इस तरह से बना हुआ है। तो इससे मिलती जुलती ड्राइंग हमें कहाँ देखने को मिल रही है? देखो अगर मैं फर्स्ट वाले में देखूं तो फर्स्ट वाला क्या है, ये जो पत्तियां या जो लीव्स बनी हुई है ये उल्टी बनी हुई है, तो इसका मतलब 1 तो हमारा नहीं हो सकता। थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले में हमें हमारी जो बीच की लाइन चाहिए थी वो चाहिए थी लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर पर, लेफ्ट टॉप कॉर्नर से राइट बॉटम कॉर्नर पर, जबकि हमें कहाँ देखने को मिल रही है, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर से लेफ्ट राइट टॉप कॉर्नर पर, तो ये भी नहीं हो सकती। फोर्थ पर आते हैं। फोर्थ में हमें क्या देखने को मिला, जो हमारी लाइन है वो कहाँ है, लेफ्ट कॉर्नर की बजाय राइट कॉर्नर से है, राइट टॉप कॉर्नर से लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पर, यानी फोर्थ ऑप्शन भी अपना सही नहीं हो सकता। बचा क्या, सिर्फ सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है सिलॉग्ज्म का। सिलॉग्ज्म में आपको ये बोला गया कि सभी केक मिठाई है, ऑल केक्स आर स्वीट्स, ऑल केक्स आर स्वीट्स। तो हम क्या केक के सारे पार्ट को क्या बना देते हैं, स्वीट्स बना देते हैं कि ऑल केक्स क्या हो गए, स्वीट्स हो गए। ये हमारे केक थे और ये हमारी स्वीट्स। फिर क्या बोला गया कि कोई मिठाई बिस्किट नहीं है, यानी कोई भी स्वीट्स क्या नहीं है, बिस्किट नहीं है। डायरेक्ट रिलेशन बता दिया कि इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है बिस्किट और स्वीट्स के बीच में, बिल्कुल। फिर कुछ चॉकलेट बिस्किट है कि पर कुछ चॉकलेट क्या है, बिस्किट है। तो ये हमारा किसका पार्ट हो गया, चॉकलेट का पार्ट हो गया। अब आपसे पूछा गया कंक्लूजन क्या निकले कि कुछ बिस्किट केक है, कुछ बिस्किट केक है। देखो जब कोई भी स्वीट बिस्किट नहीं है तो केक तो सारा का सारा पार्ट किसका है, स्वीट्स का है, तो कोई भी रिलेशन नहीं निकल सकता, यानी ये वाला तो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा, कुछ चॉकलेट क्या है, मिठाई है, तो कुछ चॉकलेट का पार्ट क्या बोला गया, स्वीट्स। देखो ये हो सकता है, पर जब तक कि हमें कोई भी डायरेक्ट रिलेशन गिवन ना हो तब तक हम ये नहीं मान सकते कि इनके बीच में कोई रिलेशन होगा, हम एज्यूम नहीं कर सकते। तो इसलिए ये भी क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। फिर क्या बोला गया, कोई केक चॉकलेट नहीं है, कोई भी केक चॉकलेट नहीं है, तो इसका पार्ट हम क्या बोल सकते हैं, सही होगा कि गलत होगा। देखो कोई भी केक चॉकलेट ना हो इसको भी हम ट्रू नहीं बोल सकते, क्योंकि कोई डायरेक्ट रिलेशन हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। हो सकता है कुछ पार्ट क्या हो जाए, चॉकलेट हो भी सकता है और कुछ ना भी हो, तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। यानी सेकंड ऑप्शन कि नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो, कोई भी निष्कर्ष इसका सही नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाउ मैनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर। हमें ये देखना है कि इस फिगर में कितने स्क्वायर्स हैं। देखो अब तक जो अपन ने पिछले सेट्स किए उनमें अपन क्या कर रहे थे, अपन ट्राइंगल्स काउंट कर रहे थे। इस सेट में हम क्या कर रहे हैं, हम स्क्वायर्स काउंट करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले तो
बड़े बड़े जो स्क्वायर्स गिवन है वो देख लेते हैं। ये 1, फिर ये 2, ये 3, 4, 5 और ये 6। ये 6 तो आ गए हमारे पास बड़े। अब अपन बात करते हैं अपने स्मॉल स्क्वायर्स की। स्मॉल स्क्वायर्स कौन कौन से हैं? देखो, एक तो मुझे ये गिवन है 7, ये 8, 9 और 10, और एक ये पूरा मिलकर के क्या बन गया मेरा 11। सेम ऐसे ही 12, 13, 14, 15 और ये पूरा क्या बन गया मेरा 16। कितना बन गया 16। 16 तो आ गए। और इसके अलावा देखो और कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसके अलावा मुझे और कौन से दिख रहे हैं? देखो, क्या मैं इन चारों को मिलाकर के एक स्क्वायर बना सकती हूँ? बिल्कुल। इन चारों को मिलकर के क्या बन रहा है? एक स्क्वायर, यानी 17। एक इन चारों को मिलकर के क्या बन रहा है? एक स्क्वायर बन रहा है। यस, तो ये क्या हो गए 18। तो हमारे पास टोटल स्क्वायर्स कितने आए? 18 स्क्वायर्स आए। देखो, मैंने इन दो ट्रायंगल, इन दो स्क्वायर्स को क्यों नहीं मिला करके क्यों नहीं बनाया? देखो, अगर मैं किसी दो स्क्वायर को मिलाती हूँ तो वो स्क्वायर नहीं बनते, वो क्या बनते हैं? रेक्टेंगल बनते हैं। और स्क्वायर का रूल है कि 4 स्क्वायर अगर आपस में मिल रहे हैं तो वो क्या बनाते हैं? स्क्वायर बनाते हैं। पर अगर 4 से कम है तो वो क्या बनाते हैं? रेक्टेंगल बनाते हैं, ना कि स्क्वायर बनाते हैं। तो इसलिए हमारा ये पार्ट इंक्लूड नहीं होता है। तो हमारे पास टोटल कितने स्क्वायर निकल के आए? 18 स्क्वायर निकल के आए। तो ऑप्शन 2 इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है पैटर्न सीरीज का। आपको इसमें क्या पैटर्न देखने को मिल रहा है? देखो, यहाँ पे मेरे पास एक सिंगल लाइन थी। क्वेश्चन में मेरे पास एक सिंगल लाइन थी। फिर हम सेकंड बॉक्स पे आए। सेकंड बॉक्स में क्या हो गया? एक लाइन और इंक्लूड हो गई। फिर हम नेक्स्ट पे आए। उसके बाद 2 लाइन तो थी, एक लाइन और इंक्लूड हो गई। फिर हम फोर्थ पे आए तो ये क्या हो गए? 3 लाइन थे, एक और मिलकर के स्क्वायर बन गया। ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन देखो, ऑप्शन में अब 4 लाइंस हो गई और हमें पता चल रहा है कि हर बार वो क्या इंक्रीमेंट हो रहा है? एक एक लाइन उसके अंदर इंक्रीमेंट होती जा रही है। तो अब नेक्स्ट में क्या होगा? 4 लाइंस हो गई तो अब नेक्स्ट में 5 होनी चाहिए। 5 आपको कौन से में देखने को मिल रही है? देखो, इसमें 6 है, 4 और 7 है, ये भी नहीं हो सकता। इसके अंदर 4, 5, 6, तो ये भी नहीं हो सकता। इसके अंदर कितने? इसमें भी 7 है, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या? ऑप्शन 4, जिसमें अपन को क्या गिवन है? 5 लाइंस गिवन है, यानी अपना आंसर क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे भी क्वेश्चन हमारा किसका है? पैटर्न सीरीज का है। अब इसको ध्यान से देखो क्या बन रहा है। एक हमें पूरी की पूरी आकृति दी हुई है, पूरा का पूरा फिगर दिया हुआ है। इसमें जो नीचे इसके स्क्वायर शेप बन रही है, पहले वो क्या हो रही थी? नीचे थी, फिर वो ऊपर। अब वो कैसे चेंज होती जा रही है? एंटी क्लॉकवाइज चेंज हो रही है। कैसे हो रही है? एंटी क्लॉकवाइज, ना कि क्लॉकवाइज। फिर यहां से वो कहाँ आ गई? ऊपर मिड में आ गई। फिर वो कहाँ आ गई? लेफ्ट मिड में चली गई। तो अब वो कहाँ मिलेगी हमें? नीचे की तरफ मिलेगी। सेकेंड थिंग, यहाँ पे ये कुछ लाइंस आपस में मिलकर के इस ड्राइंग को कंप्लीट कर रहा था। फर्स्ट में ये ड्राइंग कंप्लीट थी, सेकंड में से ये वाली लाइन क्या हो गई? हमारी मिस हो गई। फिर तीसरे पे आए तो हमारी ये लाइन भी मिस हो गई। फिर आगे आए तो जो हमारी ये लाइन थी ये भी खत्म हो गई। अब नेक्स्ट पे जाएंगे तो ये लाइन भी हमारी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। यानी हमारी ड्राइंग क्या बनेगी? कुछ इस तरह से बनेगी। बिल्कुल। तो ये हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? देखो, इसके अंदर यहाँ पे नीचे हमारे पास डॉट है, पर ये ऊपर से क्या है? पूरा बंद है, जो कि हमारी ड्राइंग को कंप्लीट नहीं करता है। तो ये तो डेफिनेटली नहीं होगा। बचा क्या? ओनली थर्ड ऑप्शन, कि थर्ड ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वेन डायग्राम का।
देखो क्वेश्चन में आपको 3 वर्ड्स दिए हैं, एक है एथलीट, एक बॉयज और एक स्टूडेंट्स। देखो आपको बोला गया कि 3 वर्ड्स हैं और इन तीनों वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करते हुए हमें एक ड्राइंग बनानी है। तो देखो मैंने एक पार्ट लिया बॉयज का, कि जो बॉयज है, जो क्या है, बॉयज है, वो क्या होते हैं, एथलीट होते हैं। पर सारे के सारे बॉयज एथलीट होते हैं क्या? नहीं, गर्ल्स भी एथलीट होती है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ बॉयज एथलीट होंगे। तो हमने कुछ पार्ट एथलीट का, कुछ पार्ट क्या बना दिया, बॉयज बना दिया। नेक्स्ट आगे हमारे पास एक नाम था स्टूडेंट। तो देखो बॉयज हैं वो स्टूडेंट होते हैं, बॉयज क्या होते हैं, स्टूडेंट होते हैं। पर स्टूडेंट तो गर्ल्स भी होती है, यानी बॉयज का कुछ पार्ट हमें क्या मिला, स्टूडेंट्स में मिला। पर स्टूडेंट बॉयज तो होते ही होते हैं, स्टूडेंट एथलीट भी होते हैं। स्टूडेंट क्या होते हैं, एथलीट भी होते हैं, यानी दोनों में उसका पार्ट बना। तो हमने क्या किया, कुछ पार्ट एथलीट का ले लिया और कुछ पार्ट बॉयज का ले लिया और उसे क्या बना दिया, स्टूडेंट बना दिया। तो ये ड्राइंग आपको कहाँ देखने को मिली, मुझे ये ड्राइंग मिली ऑप्शन 2 में। कहाँ मिली, ऑप्शन 2 में। तो अपना ऑप्शन 2 क्या हो गया, सही आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो आगे जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास सीटिंग अरेंजमेंट का। आपको इसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है कि 8 पीपल्स आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज, कि 8 लोग हैं जो कहाँ बैठे हैं, 2 समांतर रेखाओं में बैठे हैं। और विथ 4 पीपल्स ईच इन सच अ वे that there is equal distance between adjacent person, कि उन वो इस तरह से बैठे हैं कि हर 4 लोगों के बीच में एक क्या है, बराबर बराबर डिस्टेंस पे वो बैठे हैं। फिर आगे क्या बोला गया, इन रो 1, कि फर्स्ट रो में कौन कौन बैठा है, ए बी सी और डी, और सेकंड रो में कौन बैठा है, वी एक्स वाई और जेड। देखो फर्स्ट रो का जो फेस है वो कहाँ है, साउथ में है, और सेकंड रो का फेस कहाँ है, नॉर्थ में है। तो हम पहले इन रो को ही ड्रॉ कर ले। देखो एक हमारी बनी रो 1, जिसमें जिनका फेस कहाँ है, साउथ में। तो 1 2 3 और 4, इनका फेस हमने कहाँ ड्रॉ कर दिया, साउथ में ड्रॉ कर दिया। फिर आई हमारी रो 2, रो सेकंड, जिनका फेस कहाँ था, जिनका फेस था नॉर्थ में। तो इनका फेस कहाँ हो गया, नॉर्थ में। आगे क्या बोला गया, जो बी है, बी इज द ओनली नेबर ऑफ ए, कि जो बी है वो सिर्फ किसका नेबर है, ए का नेबर है। और ए सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट वाई, कि और जो ए है वो एग्जैक्टली exactly कहाँ बैठा है, y के अपोजिट बैठा है। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि b के पास में सिर्फ a बैठा है। b इसका मतलब कहाँ है, कॉर्नर पर बैठा है, तभी उसका पड़ोसी कौन हुआ, सिर्फ a हुआ, बाकी कोई और उसका पड़ोसी नहीं है। पर हो सकता है b यहाँ हो और a यहाँ हो, पर इसमें एक और सिचुएशन बनती है। तो हम एक और लाइन क्या करेंगे, उसके लिए ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4, और हम उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग बी को कहाँ बिठा सकते हैं, यहाँ और यहाँ। क्यों, क्योंकि हमें ये बात नहीं बोली गई है कि बी कौन से कॉर्नर पर बैठा है या एक कौन से कॉर्नर पर बैठा है, ये चीज हमें कहीं भी गिवन नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग रो 2 की सिचुएशन क्या बनेगी, 1 2 3 4, हमें बोला गया ए के जस्ट अपोजिट कौन बैठा है, वाई। ऊपर वाली कंडीशन में वाई कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट लाइन पे। क्या बोला गया कि जो वी है, वी सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड, कि जो v है वो
कहाँ बैठा है? लेफ्ट एंड पर बैठा है। तो मेरा लेफ्ट एंड कौन सा है? ये वाला। लेफ्ट हैंड मेरा ये है, तो मेरा लेफ्ट एंड कौन सा है? ये वाला। और राइट एंड कौन सा है? ये वाला। तो अगर लेफ्ट एंड पे बी बैठा है तो बी यहाँ पर नहीं बैठ सकता। इसका मतलब मेरी ये वाली सिचुएशन क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। और हम इसको कंटिन्यू करेंगे हमारी सेकेंड केस से। अब सेकेंड केस में क्या बोला कि जो हमारा वी है वो एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पर बैठा है। आगे, ऑफ देयर रो एंड एग्जैक्टली अपोजिट सी की, और वो एक सेकेंड, इसको एक बार ध्यान से सुनना। उसने क्या बोला कि जो V है वो कहाँ बैठा है? कहाँ बैठा है? एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पर बैठा है। तो जो V है वो तो रो सेकंड में आएगा, रो सेकंड में आएगा, यानी V तो यहाँ आएगा। तो हम इसको सिचुएशन हमारी कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं। हम हमारी सिचुएशन को कंटिन्यू रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमारी सिचुएशन क्या बनेगी? कुछ इस तरह से बन जाएगी कि यहाँ कौन आ गया? V आ गया। और V के जस्ट अपोजिट कौन बैठा है? C बैठा है, यानी V के जस्ट अपोजिट C आ गया। पर इस कंडीशन में V के अपोजिट कौन है? B है, ना कि C है। तो दोबारा हमारा केस 1 क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। और हम कंटिन्यू करते हैं हमारे सेकंड वाले केस के साथ। अब एक बार देखना, रो फर्स्ट में देखो हमने 3 लोगों को बिठा दिया, तो फोर्थ अपने आप कहाँ बैठ गया? जो जगह खाली है वहां बैठ गया। पर नीचे अभी तक हमारे पास 2 जगह खाली है, तो हम उसको देखते हैं आगे क्या बोला गया है कि जो D है, D सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C। C के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है? D बैठा है। एंड एग्जैक्टली अपोजिट X, कि जो D है वो किसके अपोजिट है? X के अपोजिट है। तो लास्ट कौन बचा? Z बचा। तो वो कहाँ आ गया? हमारी लास्ट खाली जगह पर आ गया। क्वेश्चन क्या बोला गया? Who sits at the immediate left of Y, कि Y के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है? देखो Y का फेस कहाँ है? नॉर्थ की तरफ है। नॉर्थ की तरफ है तो Y का लेफ्ट कौन सा होगा? ये इधर अपना लेफ्ट हैंड। तो ये कौन बैठा है उसके आगे? X बैठा है। X कहाँ है हमारा? ऑप्शन 1 में। तो ऑप्शन 1 इज अवर करेक्ट आंसर। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं उसके अंदर हमारे पास एक केस से ज्यादा केस बन सकते हैं। देखो स्टार्टिंग की 1 या 2 लाइनों से हमें नहीं पता चलता कि कौन सा केस हमारा कंटिन्यू आगे तक चलेगा। पर जब तक ऐसा नहीं है कि हम अपने एज्यूम के अकॉर्डिंग कोई एक केस ड्रॉ कर ले और उसको आगे बढ़ाए। हमें केस कौन से बनाने हैं? 2 या 3 केस, 4 केस बनते हैं, चारों केस को हमें बनाना है। फिर आगे जैसे जैसे लाइन कंटिन्यू करेगी वो अपने आप क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे और हम उनको कट करते हुए चलेंगे। लास्ट केस कौन सा बचेगा? जो हमारा फाइनल केस होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। क्या बोला गया कि जो Q है, Q इज टू द ईस्ट ऑफ S, कि जो Q है वो S के ईस्ट में है। तो S यहाँ है तो इसके ईस्ट में कौन है? Q है। फिर क्या बोला गया कि जो E है, E इज द साउथ ऑफ S, कि E जो है S के साउथ में है। और P इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ Q, जो P है वो कहाँ है? Q के नॉर्थ ईस्ट में। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट, तो ये कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में। कौन हो गया हमारा? P हो गया। फिर एंड नॉर्थ ऑफ T, कि जो P है वो क्या है? Q के तो नॉर्थ ईस्ट में है और T के नॉर्थ में है। और कहाँ है? T के नॉर्थ में है। तो T के नॉर्थ में है तो T के बारे में हमें अभी एग्जैक्ट सिचुएशन नहीं पता कि T यहाँ है, यहाँ है या यहाँ है। तो हम एक बार T को ड्रॉ नहीं करते हैं क्योंकि हमें T के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। आगे चलते हैं कि इफ T is
टू द साउथ ईस्ट ऑफ क्यू, कि जो टी है वो क्या होता है, क्यू के साउथ ईस्ट में बैठा है। तो क्यू यहाँ है, उसका साउथ ईस्ट कहाँ आएगा, इस तरह से आएगा। तो साउथ ईस्ट में कौन बैठा है, टी बैठा है। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एस, कि एस की पोजीशन बतानी है किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। तो टी से एस की पोजीशन बताओ क्या है। देखो टी यहाँ है, टी यहाँ है, तो ऊपर की तरफ अपना क्या है, नॉर्थ है। यहाँ अपना कौन है, वेस्ट है। और इन दोनों के बीच में जो लाइन जाती है वो हमारा क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट। यानी जो एस है वो क्या है, टी के नॉर्थ वेस्ट में है, उत्तर पश्चिम में है। यानी ऑप्शन 4 इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा मिरर इमेज का। मिरर इमेज क्या होती है कि आपको क्या कर देना है, उसको अपने ही प्लेस पे पलट देना है। तो आपसे ये पूछा गया, एक ड्राइंग दे दी और उसका मिरर इमेज बनाने को बोला गया। तो ये जो सर्किल पार्ट देख रहा है, ये जब पलटा जाएगा तो ये क्या यहाँ आएगा, बिल्कुल। फिर इससे जुड़ते हुए हमारे पास एक क्या बन रहा है, रोम्बस बन रहा है। ये रोम्बस कुछ इस तरह से बन जाएगा। और जो लाइन यहाँ थी वो कहाँ चली जाएगी, कुछ इस तरह से। और ये डबल लाइन। तो ये ड्राइंग हमें कहाँ देखने को मिल रही है, हमारे कौन से ऑप्शन में देखने को मिली। देखो यहाँ पे सर्किल भी है, पर जो नीचे हमारी डबल लाइन आनी थी, पैरेलल लाइन, वो ऊपर देखने को मिल रही है। यानी ये तो फॉलो नहीं करेगा। थर्ड में देखा हमने कि हमारा सर्किल ही कहाँ हो गया, अपोजिट, वो सेम टू सेम हमारा क्वेश्चन हो गया। यानी थर्ड ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन को देखा हमने, तो फोर्थ ऑप्शन में बाकी सब कुछ सेम था, बट जो ये लाइन यहाँ टच होनी थी वो कहाँ है, लास्ट में है। तो ये फोर्थ ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। बचा क्या, ओनली सेकेंड ऑप्शन। तो सेकेंड ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना पैटर्न सीरीज। आज मैंने पैटर्न सीरीज का ये अपना थर्ड क्वेश्चन है। मैंने बोला था आज अपन कुछ टॉपिक्स को कई सारे क्वेश्चन लेकर के आए हैं। एक सिंगल क्वेश्चन से ज्यादा अपन कई क्वेश्चन लेके आए हैं। तो इसको अपन ध्यान से देखते हैं क्या बन रहा है। देखो यहाँ पे अपने पास एक क्या था, रेक्टेंगल था, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। फिर अपने पास क्या हुआ, एक और रेक्टेंगल हो गया, बट उसको चेंज कर दिया गया। पहले लाइन कहाँ थी, हॉरिजॉन्टल थी उनके बीच में, बाद में वो किस में आ गई, वर्टिकल में आ गई। थर्ड में क्या हुआ, ये दो तो रहे, थर्ड अब दोबारा क्या हो गया, हॉरिजेंटल लाइन, फिर वर्टिकल। तो अब दोबारा क्या आई, हमारी हॉरिजेंटल लाइन आई। फिर नेक्स्ट में क्या हुआ, नेक्स्ट में 3 थे, अब अपन ने कंटिन्यू आगे किया। लास्ट अपने पास हॉरिजॉन्टल लाइन थी, तो अब क्या होनी थी, वर्टिकल लाइन होनी थी। तो अब फिफ्थ में क्या होगा, एक और हमारे पास जुड़ जाएगा और वो किस में आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन में आ जाएगा। तो ये ऑप्शन हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, देखो फर्स्ट वाले में। देखो फर्स्ट में हमारा, देखो हमारी जो ये इंक्रीमेंट हो रहा था, ये क्या हो रहा था, क्लॉकवाइज चल रहा था। जबकि फर्स्ट में हमें क्या देखने को मिला, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो ये तो डेफिनेटली नहीं हो सकता। फिर सेकंड ऑप्शन में देखो, सेकंड ऑप्शन में भी ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, यानी ये भी नहीं होगा। थर्ड में आते हैं। थर्ड में फर्स्ट हमारा हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब ये थर्ड हमारा क्या हो सकता है, सही ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट फोर्थ में देखो, देखो फोर्थ में तो हमें कोई भी पैटर्न ही नहीं समझ में आया, ना वो क्लॉकवाइज चला ना वो एंटी क्लॉकवाइज, यानी फोर्थ भी नहीं होगा। बचा क्या, ऑप्शन थर्ड। तो ऑप्शन थर्ड इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे चलिए। आपको बोला गया कि एक आपको फिगर दिया गया है, इस फिगर में से कुछ लाइंस को पुट आउट करके आपके ऑप्शन में दिखा दी गई, और उन लाइंस को हमें रोटेशन नहीं करना है। जैसे इस ड्राइंग में दिखाया गया है, सेम वही ड्राइंग बिना रोटेशन के यहाँ रहनी चाहिए। तो आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा ऑप्शन उस ड्राइंग के अंदर इंक्लूड है, इनमें से कौन सा ऑप्शन इस ड्राइंग में इंक्लूड है। तो एक बार फर्स्ट वाला देखो।
फर्स्ट वाले में हमारे पास एक लाइन है, फिर आर बन रहा है, तो ये लाइन, फिर ये, फिर क्या आना चाहिए था, क्या ये कुछ इस तरह से आना चाहिए था, पर ये तो हमारी लाइन में कहीं है ही नहीं, हमारी ड्राइंग में कहीं है ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। फिर आए हम हमारे फर्स्ट ऑप्शन पे। देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया है हमें, सेकंड ऑप्शन में एक सिंगल लाइन दे दी गई, फिर उसके सेंटर में से एक सीधी लाइन और जा रही है, जबकि ये हमारे ड्राइंग में नहीं है, यानी सेकंड ऑप्शन भी क्या हो जाता है अपना, गलत हो जाता है। फिर चलते हैं अपने थर्ड ऑप्शन पे। तो थर्ड ऑप्शन में हमें क्या दिया गया, एक सिंगल लाइन दी गई और फिर क्या दे दिया गया, एक सिंगल लाइन और ये, अगर ये सिंगल लाइन हमारे कॉर्नर से जाती तो ये हमारा क्या था, आंसर सही था। जबकि हमारे ऑप्शन में क्या दे दिया है, इस लाइन को वर्टिकल ना दे करके क्या दे दिया गया है, सीधे तरीके से दे दिया गया है, यानी हमारी ये ड्राइंग भी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। तो ऑप्शन बचा क्या, 4। एक बार चेक कर लेते हैं कि फोर्थ ऑप्शन कैसे होगा। देखो क्या बोला गया कि एक क्या है हमारे पास, कॉर्नर से एक लाइन जा रही है, जिसमें से दोबारा कॉर्नर पे क्या जा रही है हमारी, एक और लाइन जा रही है, दोबारा ऊपर की तरफ एक लाइन और जा रही है। फिर हमारी लाइन क्या थी, ये लाइन हमारी यहीं तक ही है, ये लाइन हमारी यहीं तक जा रही है, और फिर इसको हमने क्या किया, आगे कंटिन्यू इस तरह से आगे बढ़ा दिया, पर ये तो हमें इस ऑप्शन में भी नहीं मिला, ये फोर्थ ऑप्शन में भी नहीं है, यानी ये फोर्थ ऑप्शन भी अपना नहीं हो सकता। तो इसका मतलब या तो क्वेश्चन में अपना ऑप्शन गलत है, या फिर ये लाइन हमारे पास इंक्लूड नहीं होगी कि रोटेशन इज नॉट अलाउड, कि रोटेशन नहीं अलाउ होगा, क्योंकि देखो हमारे पास थर्ड ऑप्शन बन रहा है, फोर्थ ऑप्शन तो हमारे पास कहीं भी नहीं बना। फोर्थ ऑप्शन में लाइन अपनी सीधी जा रही है, फिर अगर हम यहां से इसको ऊपर लेके जाते हैं तो ये आगे अपनी कंटिन्यू नहीं करती है, तो फोर्थ ऑप्शन भी नहीं है। बचा क्या, सिर्फ एक थर्ड ऑप्शन बचा, पर इसमें हमें एक लाइन ये एक्स्ट्रा दे दी कि रोटेशन की अनुमति नहीं है। तो अगर हम इस लाइन को क्या कर दे, रिमूव कर दे, तो हमारा ऑप्शन क्या हो सकता है, थर्ड हो सकता है। अदरवाइज हमारे सीजीएल के इस क्वेश्चन में हमें क्या मिला है, बोनस पॉइंट मिला है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा कैलेंडर का। हमें क्या निकालना है, हमें डेट से हमारा डे फाइंड करना है। क्या बोला गया, 25 मार्च 1995 को सैटरडे है, आपको निकालना है 12 दिसंबर 1997 को क्या होगा। तो देखो मैं 25 मार्च 1995 से कहां तक ले लेती हूं, 25 मार्च 1997 तक। पहले अपन सेम डेट तक के डेज निकाल लेते हैं। हम फाइंड करते हैं इनके ऑड डेज, पहले हम क्या फाइंड करते हैं, इनके ऑड डेज। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब हमारे पास लीप ईयर होता है तो लीप ईयर में हमारे पास कितने ऑड डे होते हैं, लीप ईयर में हमारे पास 2 ऑड डे होते हैं, और एक नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होता है। अब यहाँ पे हमारा 1995, देखो ये मार्च से स्टार्ट हो रहा है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मार्च से, तो इसके ऑड डेज काउंट नहीं होंगे। हम चलते हैं अब नेक्स्ट वाले पे। 1995 के बाद क्या आया, 96 आया। 96 क्या है हमारा, 1996 हमारा क्या है, ऑड डे आएगा। इसमें ऑड डे क्या आएगा, लीप डे है, लीप ईयर है, ये लीप ईयर है, तो कितने ऑड डे आ गए इसमें, 2 ऑड डेज आ गए। फिर आए हम अपने 1997 पे। 1997 था हमारा नॉर्मल ईयर, यानी उसमें ऑड डे कितने आए, 1। तो अगर अकॉर्डिंग टू ईयर अपने ऑड डेज फाइंड करें तो कितने आते हैं, 2 + 1 यानी 3 ऑड डेज। तो देखो क्या बोला गया कि 25 मार्च को सैटरडे है,
25 मार्च 1995 को सैटरडे है, तो 25 मार्च 1997 को क्या होगा, 3 और डेज प्लस हो जाएंगे। तो सैटरडे के अंदर अगर हम 3 डेज को प्लस करते हैं तो क्या हो जाता है, संडे, मंडे और ट्यूसडे। क्या हो जाता है, ट्यूसडे। पर अभी तक तो ये क्या आया अपना, सिर्फ मार्च तक की काउंटिंग हुई। कहां तक हुई, मार्च तक। हमें कहां तक देखना है, 12 दिसंबर तक देखना है। यानी अभी हमें और मार्च से लेकर के दिसंबर तक की काउंटिंग करनी है। तो पहले तो मार्च में अब कितने दिन बचे, हमें देखना है 26 मार्च से लेकर के 12 दिसंबर तक के डेज। 26 मार्च, मार्च में कितने दिन होते हैं, 31 डेज होता है। 31 डेज होता है, तो 26 से 31 में कितने डेज अपने पास बच गए, 26, 27, 28, 29, 30 और 31, यानी 6 डेज। फिर आए अपन अपने अप्रैल पे, अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30। फिर मई 31, फिर जून 30, फिर जुलाई 31, अगस्त भी 31, फिर सितंबर 30, फिर अपन आए अक्टूबर, अक्टूबर में कितने, 31, नवंबर में कितने, 30, और दिसंबर, दिसंबर में हमें कहाँ तक देखना है, सिर्फ 12 तक देखना है। तो ये 12। अब हमें ये काउंट करने हैं कि ये टोटल डेज कितने हुए। तो पहले इनको काउंट कर लेते हैं, 30, 30, 60, 90, 120, 120, 150, 180, 180 और 210, 210 और 240, कितने हुए, 210 और 240। अब 240 से ये काउंट करते हैं, 240 और 10, 250, 250 और 6 कितने हो गए, 256, 256, 57, 58, 59, 60 और 62, यानी टोटल डेज कितने आए, 262। हमें क्या करना है, एक सप्ताह का सप्ताह का डे बताना है। तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं। हम किसका डिवाइड करेंगे, इसमें 7 का डिवाइड करेंगे। 7 का डिवाइड करते हैं अगर अपन इसमें, तो कितना आ जाता है, देखो 7 के टेबल से ये कट हो गया हमारा 3 टाइम। फिर 62 कितनी बार चला गया हमारा, 62 चला गया हमारा 8 टाइम। बचा क्या, कितना बच गया हमारे पास में, अब रिमेनिंग कितने दिन रह गए हमारे पास में, हमारे पास रिमेनिंग रह गए 756, 56 में 4 और 2 यानी 6। हमारे पास रिमेनिंग कितने बच रहे हैं, 6 डेज रिमेनिंग बच रहे हैं। कितने डेज बच रहे हैं, 6। अभी हमारे पास लास्ट क्या है, 25 मार्च और से ट्यूसडे, 25 मार्च को क्या है, ट्यूसडे है। उससे आगे हमें और कितना जाना है, 6 डेज और चले जाना है। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हम इसको कंटिन्यू आगे करेंगे तो कितना आ जाएगा, ट्यूसडे से 6 डेज आगे जाओ, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और हम दोबारा कहाँ आते हैं, हमारे ट्यूसडे पर। देखो ट्यूसडे ही क्यों आया, क्योंकि अपना ये क्या है, एक अपना नॉर्मल ईयर है, तो अपन इसमें 1 और डे प्लस करेंगे, तो ये क्या हो गए अपने 7 डेज हो गए। 7 डेज हो गए, तो ये कितना आ गया हमारा, दोबारा ट्यूसडे ही आ गया। तो अपना आंसर क्या हुआ, ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। देखो इसमें क्या बोला गया, एम्स्टर्डम इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ बार्सिलोना, कि जो एम्स्टर्डम है वो क्या है, बार्सिलोना के साउथ में है। तो हम क्या करेंगे, बार्सिलोना को यहाँ बना देते हैं, इसके साउथ में कौन आ गया, एम्स्टर्डम आ गया। फिर आपको क्या बोला गया आगे क्वेश्चन में, कि जो मुनिश है, म्यूनिक है, वो क्या है, वेस्ट में है, किसके, एम्स्टर्डम के वेस्ट में आ गया, इसके हमारे म्यूनिश।
फिर आगे डेट्रॉइट इज द ईस्ट ऑफ म्यूनिश, कि जो डेट्रॉइट है वो क्या है, म्यूनिक के ईस्ट में है। म्यूनिक के ईस्ट में अब वो कहाँ है हमें नहीं पता, वो यहाँ भी हो सकता है और वो यहाँ भी हो सकता है, दोनों कंडीशन बन सकती है। आपसे पूछा टोरंटो इज टू द साउथ ऑफ डेट्रॉइट, कि जो टोरंटो है वो डेट्रॉइट के साउथ में है और बार्सिलोना के साउथ ईस्ट में है। देखो अगर डेट्रॉइट यहाँ पे है तो फिर हमारा टोरंटो कहाँ होगा, यहाँ होगा। टोरंटो कहाँ होगा, यहाँ होगा। और बार्सिलोना के टोरंटो कहाँ होगा, साउथ वेस्ट में होगा, ना कि साउथ ईस्ट में। तो ये कंडीशन तो क्या हो जाती है हमारी, गलत हो जाती है। तो ये वाली सिचुएशन अपनी क्या होगी सही, कि ए के आगे यानी एम्स्टर्डम के आगे कौन है, डेट्रॉइट है। आगे क्या बोला गया है, अब हमारी सिचुएशन क्लियर बन जाएगी। क्या बोला गया है कि जो टोरंटो है वो डेट्रॉइट के कहाँ है, साउथ में है और बार्सिलोना के साउथ ईस्ट में है। पूछा क्या गया, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एम्स्टर्डम विथ रेस्पेक्ट टू डेट्रॉइट, कि एम्स्टर्डम की पोजीशन बतानी है डेट्रॉइट से। डेट्रॉइट यहाँ है और एम्स्टर्डम यहाँ है। देखो एम्स्टर्डम और डेट्रॉइट में हमें क्या देखने को मिला कि डेट्रॉइट से अगर हम वेस्ट की तरफ चले तो कौन आता है, एम्स्टर्डम आता है, यानी ऑप्शन 1 इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ब्लड रिलेशन का। क्या है, ब्लड रिलेशन। क्या पूछा गया है, टी इज द मदर ऑफ एस फादर, कि जो टी है वो एस के पिताजी की क्या है, माता है। यानी एस के फादर की मदर कौन है, टी है। कौन है, टी है। आगे क्या बोला गया कि U इज द वाइफ ऑफ S, कि जो U है वो S की वाइफ है। वाइफ है यानी फीमेल है, यानी S कौन है, मेल पर्सन है। आगे क्या बोला गया कि V इज द ओनली सन ऑफ W, कि जो V है वो W का इकलौता बेटा है, जो कि किससे मैरिड है, T से मैरिड है। जो कि किससे मैरिड है, टी से मैरिड है। देखो यहाँ पे बात किसकी हुई है, वी की हुई है, कि जो वी है डब्लू का एकमात्र पुत्र है और जो कि किसके साथ विवाहित है, डब्लू के साथ विवाहित है। देखो इसका मतलब डब्लू किससे विवाहित है, टी से, और टी फीमेल है तो डब्लू कौन हो गया, मेल हो गया। और हमें क्या बोला गया कि जो वी है वो इकलौता पुत्र है, डब्लू का इकलौता पुत्र है, यानी ये हमारा क्या हो गया, डब्लू हो गया। आगे क्या बोला गया कि जो एक्स है, एक्स इज द डॉटर ऑफ यू, जो एक्स है वो यू की डॉटर है। अब यू की डॉटर है तो वो एस की भी डॉटर होगी, यानी एक्स कहाँ आ गई, यहाँ आ गई। फिर एंड मैरिड टू जेड, और वो किसके साथ विवाहित है, जेड के साथ में विवाहित है। एक्स एक फीमेल पर्सन है तो जेड कौन हो गया, हमारा मेल पर्सन हो गया। आगे क्या बोला गया, हाउ इज एस रिलेटेड टू जेड, एस जेड से क्या रिलेशन रखता है, एस जेड से क्या रिलेशन रखता है। तो देखो जेड क्या है, एक्स का हस्बैंड है, और एस कौन है, एक्स का फादर है। यानी हम क्या बोलेंगे, ये कौन है, अपने हस्बैंड का फादर है। तो सेकंड ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया डाइस। क्या पूछा गया है, डाइस पूछा गया है कि अपन को 3 अलग अलग डाइस दिखाए गए और उसमें से ये पूछ लिया कि 4 को दर्शाने के लिए, 4 को दर्शाने के लिए फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी, अपोजिट कौन सा आएगा। देखो 4 हमें कौन से डाइस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, तो हम इन दोनों की कंपैरिजन कर लें आपस में। बिल्कुल हम दोनों, इन दोनों की क्या कर लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन क्या है, ये दो नंबर हमें सेम दिख रहे हैं।
ये दो नंबर सेम दिख रहे हैं, अगर ये दोनों नंबर एक के साथ फलक के एक ही तरफ हमें दिखाई दे रहे हैं, यानी ये तो इन तीनों नंबर के ही अपोजिट नंबर्स नहीं हो सकते। ये दोनों नंबर ही क्या नहीं हो सकते, इन तीनों के अपोजिट नंबर नहीं हो सकते। तो अब 4 के अपोजिट बचा क्या, ओनली 2 बचा क्या, ओनली 2। तो 4 का अपोजिट क्या हो गया, 2 हो गया। अब आगे अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन करते, इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं, अगर हम इन दोनों को कंपैरिजन करते तो मैंने आपको एक रूल बताया कि आप दोनों में कॉमन ढूंढो। कॉमन क्या है हमारे पास, 5 कॉमन है। इनसे हम कहाँ चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। तो फर्स्ट वाले डाइस में क्लॉकवाइज चलने पर 5, 3 और 4 आया। इस वाले में देखो क्लॉकवाइज चलने पर क्या आया, 5 के नीचे 5, 3 के नीचे 1 और 4 के नीचे क्या आया, 2 आया। तो जो संख्या एक दूसरे के नीचे आती है वही क्या होती है, एक दूसरे के अपोजिट नंबर होता है। तो 4 के अपोजिट हमें क्या देखने को मिला, 2। तो 2 हमारा कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, 4 ऑप्शन दे दिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनको पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। आपसे पूछा गया कि इन 4 में से कोई 3 तो क्या है, एक दूसरे से सेम रिलेशन से रिलेटेड है, पर कोई एक ऐसा है जो क्या है, अलग है। तो आप ये बताओ इनमें से अलग क्या है। मैं अगर फर्स्ट की बात करूं तो जे से एल, जे से क्या हो गया, एल पे चला गया। तो जे और एल के बीच में क्या आया, 2 नंबर का गैप आया। जे और एल के बीच में क्या आया, जे आता है 10 पे, एल आता है 12 पे, यानी 2 का डिफरेंस। यानी यहाँ पे क्या प्लस हुआ, 2 प्लस हुआ, तो मुझे क्या मिला, एल मिला। और एल में मैंने 2 प्लस किया तो मुझे क्या मिल गया, एन मिल गया। नेक्स्ट सेम लॉजिक लगता है क्या, देखो एम में मैंने क्या किया, 2 प्लस किया तो मुझे ओ मिला, और ओ में मैंने 3 प्लस किया तो मुझे क्या मिला, आर मिला। अब हमें ये देखना है कि बाकी के दो में, इन दोनों में से कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है। थर्ड में देखो, सी में मैंने क्या किया, सी में मैंने 2 प्लस किया तो मुझे क्या मिला, ई मिला। और मैंने ई के अंदर 2 प्लस किया, 2 प्लस करने पे आ रहा है ये 3, 3 कि 3 प्लस करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, एच मिलेगा। यानी मेरा सेकंड ऑप्शन का लॉजिक लग रहा है। एक बार फोर्थ और चेक कर लेते हैं। वी में मैंने 2 प्लस किया, मुझे क्या मिला, एक्स, और एक्स में मैंने 3 प्लस किया तो मुझे क्या मिला, ए। तो आपको समझ में आया कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ में हमें सेम लॉजिक देखने को मिला, जबकि जो फर्स्ट ऑप्शन था उसके अंदर हमारा लॉजिक इनसे डिफरेंट था। यानी ऑप्शन फर्स्ट इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। देखो क्या बोला गया है कि 3 ऑप्शन क्या है, एक दूसरे से सेम वे में जुड़े हुए हैं। आप में को ये बताना है कि कौन सा एक ऑड है, कौन सा एक इनसे डिफरेंट है। तो देखो आपको क्या, सी और ए, सी से ए, क्या ऑप्शन था, सी ए एक्स। देखो मुझे सी और एक्स तो एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे हैं, कि सी और एक्स क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। और सी में से मैंने ए, यानी मैंने क्या माइनस किया है, 2 को माइनस किया है। बिल्कुल। अब देखते हैं कि बाकी के ऑप्शंस में भी यही लग रहा है क्या। बाकी के ऑप्शन ए वाई जेड, ए और जेड तो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। और ए से वाई, ए से वाई, तो इसमें भी मेरा क्या हुआ है, 2 माइनस हुआ। फिर नेक्स्ट थर्ड क्या था, एफ, डी और यू। तो एफ का अपोजिट कौन है, यू। एफ का अपोजिट कौन है, यू होता है क्या, एफ का अपोजिट कौन है, अपना यू है। फिर एफ, ये हो गए हमारे अपोजिट। फिर एफ से डी, एफ से डी क्या हुए, -2। नेक्स्ट पे आओ, एच, डी और टी। देखो एच का अपोजिट टी,
ये हमारा नहीं है। H का अपोजिट क्या होता है? S होता है, ना कि T। तो हमें हमारा ऑप्शन मिल गया कि डिफरेंट ऑप्शन क्या है, फोर्थ। तो ऑप्शन 4 इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा मिसिंग अल्फाबेट सीरीज का। मिसिंग अल्फाबेट सीरीज में हमें देखना है कि हमारा ये जो ब्लैंक दे रखा है यहाँ पर क्या आएगा। तो देखो मुझे ना सेकंड और फोर्थ वर्ड तो सबके अंदर सेम दिख रहा है। एनो एनो तो ये क्या है, सेकंड वर्ड और फोर्थ वर्ड तो सेम है। तो देखो ये मेरा कैंसिल हो गया और ये भी मेरा कैंसिल हो गया, यानी फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो डेफिनेटली नहीं होगा। अब ऑप्शन क्या बचा मेरे पास, सेकंड और थर्ड। आगे चलते हैं। अब दूसरा देखो, एस से यू, एस से यू कितना प्लस हुआ। एस से हम यू पर गए तो टी और यू कितने प्लस हुए, 2 प्लस हुए। फिर यू से डब्लू, यू से डब्लू में भी कितने प्लस हुए, 2 प्लस हुए। तो अब नेक्स्ट डब्लू से क्या हो जाएगा, 2 प्लस होकर के वाई आ जाएगा। वाई आपको इन दोनों ऑप्शन में कहा देखने को मिल रहा है, थर्ड ऑप्शन में। तो थर्ड ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो ये जो क्वेश्चन है वो हमारा कोडिंग डिकोडिंग का। क्या बोला गया है कि एक वर्ड है फ्रुक्टस, जिसको हमने कोड कर दिया 108 से। एक है स्प्रिंटर, जिसको कोड किया 109 से। जहां पे हमारे पास हमारे अल्फाबेट से कम नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब वहां पे क्या हो रहा है कि उनके जो प्लेस वैल्यू है, अल्फाबेट्स की जो प्लेस वैल्यू है, उनका प्लस या माइनस कुछ हो रहा होता है। तो यहाँ पे फ्रुक्टस, फ्रुक्टस को देख लेते हैं। FRUCTUS। एफ कितने नंबर पे आता है, एफ आता है हमारा 6 नंबर पर। ऐसे ही आर, आर कितने पर आता है, 18 नंबर पर। यू, यू कितने पर आता है हमारा 22 नंबर पर। और सी, सी कितने पर आता है 3। और यू कितने पर आता है हमारा 21 पर। यू कितने पर आता है 21 पर। और टी कितने पर आता है 20। यू फिर से 21 और एस कितने पर आ गया 19 पर। अब हम इन सबको प्लस करके देखते हैं कि इन सब का प्लस कितना होता है। तो 6 और 18 कितने हो गए 24। 24 और 21 25, 25 और 20 65, 65 और 20 85, 85 और 20 कितने हो गए 85 और 20 95 और 105, 105 और 10 कितने हो गए हमारे पास। ये तो हमारे पास नंबर बहुत ज्यादा चले गए। हमें देखने को क्या मिल रहा है कि ये नंबर्स तो हमारे क्या हो गए, बहुत ज्यादा हो गए। 108 तो हमारा इसका कोड नहीं आया। इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ हमारे प्लस होकर के क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। वो हमें ढूंढना पड़ेगा कि इसका क्या प्लस हो रहा है और क्या माइनस हो रहा है। तो मैं क्या इनका कुछ अपोजिट भी निकाल सकती हूँ, क्या मैं इनके कुछ अपोजिट भी देख सकती हूँ। यू का अपोजिट क्या होता है, अगर हम देखें, अगर हम सिर्फ जो हमारे वॉवल्स हैं, हम किसे देखें, हमारे वॉवल्स को देखें, तो वॉवल्स में हम क्या देख सकते हैं, इनके अपोजिट देख सकते हैं। तो या फिर हम इन सब में से प्लस करके क्या कर सकते हैं, कुछ माइनस कर सकते हैं। तो यानी u का अपोजिट हमारा f होता है। तो मैं क्या एक बार यहाँ पे 6 6 करके देखूं, तो 6 और 8 कितने हो गए 24 हो गए। ये 36, 36 और 39, 39 और 20 कितने हो गए हमारे 59, 59 और 6 मेरे कितने हो गए 60। ये भी हमारा डेफिनेटली नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो हमारा 108 नहीं बनेगा। तो इसमें हम क्या लॉजिक कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो इसको हम एक बार दोबारा देखते हैं कि F क्या था हमारा 6 था, फिर R हमारा 18 पर, U आया हमारा 21 पर, फिर T हमारा 20, 21। तो
दोबारा एक बार काउंट करते हैं। 24 और ये कितने हो गए 25 और ये 65 और ये हो गए 68 और ये हो गए 88 और 21 और 19 कितने हो गए हमारे पास 9 10 8 और 8 और 10 हमारे पास क्या आ रहा है इसका आंसर 118 आ रहा है। उसमें से अगर मैं 10 माइनस करूं तो मुझे क्या मिलता है 108 मिलता है। दोबारा एक बार देख लेते हैं। देखो 18 और 6 24 और 21 कितने हुए 25 और 20 65 और 3 मेरे को कितने मिले 68 और 20 कितने हो गए 88 और 21 और 19 मुझे कितना मिला 9 और 10 और 8 10 11 12 ये 128 जिसमें से मैंने 20 माइनस करने पे मुझे क्या मिलता है 108 मिलता है। एक बार इसको और देख लेते हैं कि सेम यही रूल हमारा फॉलो होता है क्या। तो SPRINTER क्या बना एस कितने पर आया अपना 19 पर। पी कितने पर आया 16 पर। आर कितने पे आया 18 आई 9 एन 14 टी 20 ई 5 और आर 18 सबको प्लस करते हैं। 19 और 6 कितना हो गया 25 और ये 10 कितने हो गए 35 और 10 45 और 8 कितने हो गए 53 और 9 कितने हो गए हमारे पास में 62 और ये 14 कितने हो गए 66 और 10 76 और 20 कितने हो गए 96 और 5 कितने हो गए 96 प्लस 5 कितने हो गए 101 और 18 हमारे पास कितने हो गए 119। तो हमारे पास ये कोड तो सेम आ रहा है सिर्फ इसी में हमारे पास इसका मतलब ये 0 नहीं क्या है 2 है क्योंकि हमारा लॉजिक तो सही चल रहा है। हमारे पास अगर हमने सेम लॉजिक हमारे सेकंड वाले पे अप्लाई किया तो हमें हमारा आंसर सही मिल रहा है। तो यही लॉजिक हमारे फर्स्ट वाले को फॉलो कर रहा है और फर्स्ट वाले को अगर सेम लॉजिक फॉलो कर रहा है तो यहाँ 0 की जगह क्या है 2 है 128 है। सेम अब हम किसको अप्लाई करेंगे मस्कुलिन में अप्लाई करेंगे। तो एम कितने पर आता है हमारा 13 पर 13 A 1 पर एस कितने पर आता है 19 पर सी 3 पर यू कितने पर आता है 21 एल 12 पे आई कितने पर आता है अपने पास में आई आता है 9 पर फिर एन 13 और ई 5 पर। इन सबको क्या कर देंगे हम टोटल करेंगे इन सब का प्लस करेंगे तो 13 और 1 14 और 19 कितने हो गए 15 और 10 15 और 10 25 और 8 कितने हो गए 25 और 8 हो गए 33 और 3 कितने हो गए 36 और 21 37 और 57 और 12 कितने हुए 59 और 69 और 9 कितने हुए 78 और 13 78 और 3 81 और 10 कितने हो गए 91 और 5 कितने हो गए 96 यानी हमारा आंसर क्या आया 96 ऑप्शन नंबर 1 इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 4 ऑप्शन सेम दे रखे हैं 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें हमने क्या किया 3 हमारे सेम है और कोई एक हमारा क्या है डिफरेंट है कोई एक क्या है हमारा डिफरेंट है। हमें ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा हमारा डिफरेंट नंबर है। तो देखो हम क्या लॉजिक लगाएं 39 का सेकंड क्या डबल क्या होता है 16 सेकंड 9 का डबल 9 टू ज़ा 18 78 और 78 में से 3 माइनस करूँ तो 75
पर क्या यही लॉजिक दूसरे में लगता है? 43 का डबल क्या होता है? 86। 86 जिसमें से 4 माइनस करें तो हमें क्या मिलता है? 82। ऐसे ही 55, 55 इंटू 2 कितना होता है? 110 जिसमें से 3 माइनस करूं तो क्या मिलता है? 107। यानी हमारा लॉजिक क्या चल रहा है? 64 इंटू 2 कितना? 8। 128 माइनस 3 कितना हो गया? 125। तीन में हमारे पास सेम है, एक लॉजिक हमारा क्या है? डिफरेंट है, यानी सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाता है? अपना करेक्ट हो जाता है। ये हमारे सेट 11 के हमारे पास 20 क्वेश्चंस थे, जिसमें हम क्या करेंगे, एक बार हम हमारा प्रीवियस क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास कोई डिफरेंट है? एक बार हम दोबारा इस प्रीवियस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक हमें देखने को मिल रही है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास ये n है 14 पर, यानी 96 ना होकर के क्या आता है? 97, यानी ऑप्शन थर्ड इज अवर करेक्ट आंसर। तो चल ये देखो, कई बार सेम चीज कि अगर एक टीचर क्या कर रहा है, क्वेश्चन में मिस्टेक मिली तो एक टीचर से भी प्लस माइनस में गलती हो रही है, तो यही चीज आप लोगों के साथ भी एग्जाम में हो सकती है। तो ये चीज हमें क्या करनी है, एग्जाम में बहुत केयरफुली हमारे प्लस माइनस को देखते हुए, नंबर्स को याद करते हुए बहुत केयरफुली चलना है। पर ये नहीं कि अगर हमारा क्वेश्चन यहाँ अटक गया तो हम उसी क्वेश्चन में पूरा टाइम वेस्ट कर दें। हमें क्या कर देना है, उस क्वेश्चन को स्किप करके एक बार आगे कंटिन्यू करना है, आगे बढ़ जाना है। तो आज के ये हमारे सेट के 20 क्वेश्चंस थे, जिसमें हमने क्या किया, मोस्टली हमने क्या देखे, पैटर्न सीरीज देखी। पैटर्न सीरीज के अलावा हमने सबसे ज्यादा किसके क्वेश्चन देखे? एनालॉजी के। तो कल भी हम इसी तरह से नेक्स्ट सेट करने वाले हैं, जिसमें हमें कुछ टॉपिक सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो कल के लिए तैयार रहिए नेक्स्ट क्लास के लिए। तब तक अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू।